अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। हमारी कौमी, हमारी मुल्की मईशत किस तरफ गामजन है, किस सिमत में जा रही है, क्या इसके पीछे कोई एक बाकायदा अच्छी ऑर्गेनाइज्ड मनसूबाबंदी है, नहीं है, क्या वो विजन है, क्या वो कैपेसिटी है हमारे यहाँ उन लोगों की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पे मामूर हैं, और अवाम का जो क्या सूरत हाल है, जो इशारे हम हर रोज़ सुनते हैं कि जी ये आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नफसियाती तारीखी सतह की हद अबूर कर गया, 1,16,000, 13,000, 14,000 पॉलिसी रेट आता है वो 13% पे आ गया। उससे सरमायाकारी होगी कि नहीं होगी, बढ़ेगी कि नहीं, कहा यह जाता है। माहिरीन मईशत कहते हैं कि जी अभी भी उसको टाइम लगेगा, वो टाइम लगते लगते फिर और तूफान ना खड़ा हो जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे अजीब खबर है जो अवाम के लिए तो मेरा ख्याल है वो भी एक बमशेल है कि पंजाब असम्बली में तनख्वाहें 4-4, 5-5 गुना 300 से 400% बढ़ाने का जो है ना बाकायदा करारदाद वगैरह मंजूर हुई है। तो जिसमें ये भी शुनीद है, सुनने में आया है कि अपोजिशन के अरकान ने भी उसमें वोट डाला है उसकी फेवर में। तो यहाँ तो वो फिर क्या कहते हैं, वो हम अल्फाज बोल नहीं चाहते कि सारे आपस में चोर और जो साध हैं वो मिल गए हैं। तो आज हमने इस सारी बातों का अहाता करने के लिए अपने यहाँ दावत दी है पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब को। डॉक्टर साहब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, इसी से शुरू हो जाए। ये जो पंजाब असम्बली में लूट मार का बाजार गर्म है और जिसमें एवरीबॉडी इज ए हैंड इन ग्लव, ये बड़ा अफसोस है कि ऑपोजिशन झूठी होती थी या सच्ची होती थी, कम से कम वो एक भरम जरूर रखती थी अपना कि जनाब असी ऐसे हम आम जो नंगे नहीं, ऐसी बुराई में शामिल नहीं है। लेकिन ये जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि ये तो अपोजिशन ने भी वोट दे दिया उनके हक में। सर, क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। जी जी, वेलकम वेलकम। एक मफरूजा है हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का कि these are ordinary people. These are ordinary people, and ordinary people vote for themselves. Vote for themselves. जी, ठीक ठीक। Not for, it is extraordinary people who vote for the people, who do things for the public. Public. Who spend public money for the public. Ordinary people only spend money for their own. ये तो अब बड़ा एक दो हमारे मुल्क में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा कोई भी नहीं है। अच्छा, एटलीस्ट इन पावर तो नहीं नजर। आप तो वैसे कहते हैं ओलिगार्की है यहाँ, तो वो तो पहले दिन से कह रहे हैं। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है, पहली बात, हालांकि पार्लियामेंट ने ही पास करना होता है, ठीक है, ठीक है, नहीं इख्तियार तो उसी का है, मगर बजट के जमाने में एक फाइनेंस बिल होता है, ठीक है, वो पास होता है और उसमें बताया जाता है कि कौन से इदारे को कितने पैसे मिलने हैं और उसको कैसे खर्च होने हैं। पूरा एक आउटले होता है, पूरा जी, एक पूरा ये जो पास किया गया है या बिल है या बिल है, मेरा बिल है, ये उस फाइनेंस बिल का हिस्सा नहीं है, जबकि होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये इलीगल है। इसका दूसरा मतलब यह है कि ये जो 80,000 से 4-5 लाख पर पर्सन बढ़ाए हैं, तो ये पैसा कहां से आएगा? क्योंकि पैसा तो बजट में दे दिया, वो एलोकेट कर दिया, एलोकेट फाइनेंस बिल ने किया है, ठीक है। या तो आप कहना कि ये मिनी बजट है, हाँ, या तो ये कहें, वो भी फिर फाइनेंस बिल बनेगा ना, ठीक है। और फिर ये तो सप्लीमेंट्री ग्रांट भी नहीं है ना डॉक्टर, कुछ भी नहीं है, ये तो वो भी नहीं है। हाँ, बस कह सप्लीमेंट्री ग्रांट है, ना मिनी बजट है ना बजट है। सोर्स कहां से आनी है? तो किसी और महकमे, डेवलपमेंट, बजट, एजुकेशन से निकाल के देंगे ना, तो वो भी इलीगल नहीं है ना। अगेन वो भी फाइनेंस बिल का हिस्सा है ना। हाँ। ये और बात है कि आखिर में अगले साल इसको वो फिर पास करा लेंगे, तो अप्रोप्रिएशंस कमेटी होती है जो उसमें ले जाते हैं ये पुराना चक्कर है, वो करेंगे। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि महंगाई कम हो गई। हाँ, ये डॉक्टर साहब वो कहते हैं अगर महंगाई कम हो गई है तो फिर इतनी तनख्वाहें बढ़ाने की कोई फिर तो बिल्कुल ही जवाब नहीं जवाब है ना जी। और अगर ये जवाब ये है कि महंगाई है और 80,000 रुपए पे नहीं रह सकता कोई शख्स इस लेवल पे, उनके मिनिस्टर का बयान आ गया है,
वो उस्मा बुखारी कहती हैं जी आप अंदाजा लगाएं इतनी तनख्वाह से गुजारा होता है। जी जी, तो फिर ये जो बेसिक पे 37,000 की हुई है उनका होता है? वो उनका होता है। वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो उनका नहीं होता तो इनको। पर तीसरी बात भी है ना कि सरकारी अफसरों की हर साल आप 10% वो तो बढ़ाते हैं ना, एक फार्मूला दे दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ भी फार्मूला, वो तो एक स्टडी तरीके से चल रहा है ना, तो यहाँ भी फार्मूला दे देना, फार्मूला हर साल 10% या 15% हम बढ़ा देंगे, 80 से लाख हो जाए, ठीक, लाख से 1.5 लाख कर देंगे 4 साल में। ये शायद लेकिन ये तो एकदम में इतना बढ़ाने से आपने वो सारे इलीगैलिटीज और लीगल करप्शन को दिया, और फिर फ्रस्ट्रेशन आप जैसे मेरे जैसे बंदे को होगी ना कि हमारा टैक्स का पैसा है। ठीक है, बिल्कुल, हम चाहते हैं कि बच्चों के स्कूल पे खर्च हो, साफ पानी पे खर्च हो, पोलियो पे खर्च हो, ये सारी चीजें जिंदगियां बेहतर हो बच्चों की, नौजवानों की, सबकी। एक तरफ आपकी मिनिस्टर कह रही है, जैसे आप ही ने कहा कि जी 80,000 गुजारा नहीं होता, तो 37,000 आपने बेसिक पे ही 80,000 कर दें आप, या तो फिर ये कर दें, फिर ये दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। और यही है वो वजूहत जिसकी वजह से पहले दूसरे सूबे और अब शायद पंजाब में भी अनरेस्ट फैलनी शुरू हो जाएगी। होगी। डॉक्टर साहब, ये आप ऐसे कंपैरिजन तो आप करते होंगे, ये वेज और ये जो सैलरीज हैं, ये स्ट्रक्चर, इसका कंपैरिजन क्या है बाहर के मुल्कों में? मसलन देखें, जो लेबर की वेजेस हैं, अभी रिसेंटली एक जैसे ये 37,000 80,000 का जैसे हम कह रहे हैं, ऑफिसर इनको सिर्फ 250 पे डिवाइड करना है या 270 पे डिवाइड करना है, डॉलर रेट आ जाएगा। ठीक है ना जी। 37,000 रुपए जो है, वहां भी इस तरह का एक वाइट गैप है या वहां क्या है? फिर वहां वेज अर्नर जो है या ऑफिसर कैडर है तो है ये अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ज्यादा नहीं है, ये यही कहा है कि मैं जैसे आऊंगा पहला काम करूंगा कि मिनिमम वेज को ऊपर लेके आऊंगा। हाँ, ये तो उसने कहा है जी, ठीक है। ये गैप होते हैं, मगर साथ साथ स्किल्स के पैसे बढ़ाते रहते हैं, ये मिनिमम है। ठीक, आप स्किल्स वाले को भी मिनिमम देते हैं। हाँ, ये मिनिमम है। असल में लोग इस पे समझ रहे हैं कि शायद ये कहा गया कि यही दें, नहीं, ये है कि मिनिमम, इससे कम नहीं होगी। हाँ, इससे कम नहीं होगी। मगर हमारे मुल्क में अब ठेकेदारी निजाम शुरू हो गया है कि आप फर्म में ठेकेदार से मजदूर लाते हैं। हाँ जी, आप 37,000 ही देते हैं, ठेकेदार जो है वो 28,000 देता है, बाकी अपने जेब में डालता है। आप डॉक्यूमेंट उससे साइन कराते हैं 37,000 कि ये लिए। और डॉक्टर साहब, बहुत कम लोग ये मिनिमम वाली दे रहे हैं, बहुत कम इदारे दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। अच्छे इदारे तो देते हैं, हाँ, जो ISO सर्टिफाइड है, हाँ, वो तो देंगे क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। मेरा ILO भी इनको वॉच करता है, जी बिल्कुल, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर। बड़े सालों तक जब 9,000 थी, हाँ, मैं मिनिमम वेज बोर्ड का मेंबर था, इंडिपेंडेंट, और हम इंश्योर नहीं करा सके कि ये 9,000 मिलेगी, क्योंकि इंस्पेक्टर जो है वो, उसको इजाजत ही नहीं थी कि वो, ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दी हुई थी, फिर परवेज इलाही ने नहीं दी हुई थी। पेनलाइज नहीं कर सकते, नहीं, जा ही नहीं सकते फैक्ट्री के अंदर। तो जब फैक्ट्री के अंदर जब इंस्पेक्टर एग्जामिन ही नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे इंश्योर करेंगे? ठीक है। अभी भी मुझे कई जगह पे कोई गार्ड्स हमारे पुराने मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं जी कि नहीं 20-22 हज़ार ले रहे हैं, 22,000 ले रहे हैं। लिफ्ट वाले ऑपरेटर ने मुझे कहा जी मैं 32,000। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कंट्रैक्टर का भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड माफिया है जी। मैं ये बुनियादी तौर पे कि अगर कोई लेबर यूनियन या कोई लेबरर किसी कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में, NIRC या चला जाए या लेबर ट्राइब्यूनल में, तो वो कहते हैं जी ये तो हमारा एम्प्लॉय नहीं है। मैं यही आपसे, तो इसमें ये डबल गड़बड़ है साथ। हाँ जी, ये सारा जो है लेबर यूनियन, हालांकि गैल्ब्राइथ को अब नोबेल प्राइज मिल गया उस किताब पे, न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, जिसमें उसने साफ लिखा है कि लेबर यूनियन इज एंड प्राइस कंट्रोल इज पार्ट ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम। अच्छा, बड़ी बात है। तो अच्छा, लेकिन वहां देखिए, वहां बड़ी खुश उसलूबी से ये सारा चल रहा है। हम तो लेबर यूनियन को, CBS को तो हम तो डिस्करेज करते हैं ना, हम तो अलाउ नहीं करते हैं, हम पोलराइज करते हैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ी यूनियन के, रेलवे यूनियन के CBA आए थे, वो कहते हैं जी हमारी सुनी नहीं जाती कहीं। सर,
और कितनी बड़ी यूनियन है। प्रॉब्लम ये है, नहीं सर, जब लेफ्ट के पास थी वो यही रेलवे यूनियन, हाँ, सुनी जाती थी आप इब्राहिम साहब का जी दौर वो याद है, इब्राहिम जी, हाँ, तो सुनी जाती, बड़े वैसे स्ट्रॉन्ग लोग, बड़े सर, स्ट्रॉन्ग विल्ड और आयरन रिजॉल्व। दो हिंदुस्तान में लेबर लीडर्स आए, जिनमें से एक मिर्जा इब्राहिम थे, हाँ, मिर्जा इब्राहिम, और एक इंडिया के थे जिनका नाम नहीं मुझे पता, मगर इंडिया ने उनको पहला प्रेसिडेंट बनाया, नेहरू ने। हाँ, उन्होंने ये भूखे मर गए मिर्जा इब्राहिम। और मुझे तो आपने याद करा दिया, वो पोलैंड में मिला वेलेसा, वो भी बहुत बड़े सदर बना, बहुत बड़े यूनियन। हाँ, उसने सोशलिज्म खत्म किया। ये सारा जो बहुत बड़ी तब्दीली आए थे, वो बड़े बड़े डायनामिक लीडर्स थे। तो यही कह रहा हूँ ना जी कि वो मुल्क इन चीजों पे बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। अगर ये यूनियंस थे, वो रेलवे वाला जो कह रहा है कि सुनी नहीं जाती, क्योंकि अब मैंने तो कहा मैं क्या, आप सीबी हैं यार, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स आर विद यू, मगर वो वर्कर की बात नहीं ना सुनते, वहां भी इसी पार्लियामेंटेरियंस की तरह अपनी जगह हो सकता है। तो फिर वो कैसे सुनी जाएगी? वरना ये सारे रेलवे, अगर आज कह दे कि रेलवे का लीडर कि रेलवे बंद, हाँ, वो तो चलेगी नहीं। आज कह दें कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद, इंग्लैंड में होता है, फ्रांस में डॉग यार्ड वर्कर्स ने किया तो मुसीबत पड़ी है। उन्होंने भी किया, पायलट्स ने भी किया, हैंडलर्स ने भी किया, सबके यूनियन है। आप बंद करके बैठ जाएं, मगर आपके मुल्क में कैपिटलिज्म भी तो नहीं चल रहा ना जी। यहाँ तो कुछ भी नहीं चल रहा डॉक्टर साहब, यहाँ कौन सा सिस्टम है? यहाँ तो रसागिरी है, यहाँ तो वो ओलिगार्क जो मैं कहता हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो बेशक प्राइम मिनिस्टर तक बने। और ओलिगार्क जो है वो तो इंसाफ ही खरीद लेते हैं, वो मेरा हाल हर चीज ही उनको मुयस्सर है सर। वो क्योंकि जो इंसाफ देने वाले हैं वो भी बिकने को तैयार हो गए हैं ना जी। अगर आप कर्नीलियस जैसे लोग देखिए, ऐसी तैसी किसी की हुए बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम इसी मुल्क के हैं। हाँ जी जी, हर तंजीम में बड़े बड़े लोग आए, तो जब आप उनको बाईपास करके अपने दोस्तों यारों के बच्चे लेबर यूनियन की जैसे आप बात की, तो ये तो बैकबोन है हर मुल्क की, होनी चाहिए। तो ये बशीर बख्तियार साहब थे जी, वो भी बड़े डायनामिक थे। हाँ जी, बड़े एक्टिव थे। और भी थे, फारूक थे शायद। हाँ, फारूक ने, उन्होंने काफी नाम कमाया। बड़े, मगर फैज साहब और मेरे वालिद, ये भी तो आपके वालिद साहब का बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन सीआर असलम साहब की। तो मगर वो फिर लेबर यूनियन जो है फिर पॉलिटिसाइज हो गई। फिर एनीवे शायद ज़िया के जमाने में बैन ही कर दी गई। बैन कर दी गई। हाँ, तो इसलिए, मगर अगर वो यूनियंस हों, जिस तरह आप पीपल्स पार्टी कहती है कि स्टूडेंट्स यूनियन हों, तो फिर ये तंजीमें लोगों को जब सड़कों पे लेके आएंगी तो वो इस तरह पत्थर नहीं मारेंगे। नहीं, वो फिर ऑर्गेनाइज्ड होता है। वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनको पता है कब करना है। वो जिस तरह यासर अरफात के लोग जो है वो सिर्फ इसराइल पे पत्थर मारते थे, बंदूकें नहीं चलाते थे। बंदूकें नहीं चलाते। हाँ, मगर वो इतना इमोशनल इशू था, हाँ जी, कि उसने फोर्स कर दिया इजराइल को कि वो फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बन गई। जी, सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इन हालात में गवर्नमेंट जो फिगर्स दे रही है कि मतलब हमें जी पिछले महीने 900 या पता नहीं कितने मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो हासिल हुआ। आज ये आज की फिगर थे ना, ताज़ा तरीन। ये हाउ कम दैट, ये थोड़ा सा हमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो ये देखने की जरूरत है कि ये यूनिफॉर्म मुल्क नहीं है इकोनॉमी के लिहाज से। ठीक है। सो जो लोग 1100 दैट मीन्स 37,000 रुपीज पर मंथ उसको 30 से डिवाइड करते हैं, तो जो लेते हैं उससे नीचे जो हैं, ठीक है, उनको तो मानते नहीं है, गिनते नहीं है, उनका हाल भी ठीक नहीं है, उनके लिए पॉलिसी भी नहीं बनती। फिर आ जाते हैं मिडिल क्लास एंड उसके बाद अपर क्लास या पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी इन्फ्लुएंस। अब देखिए ये कि ये हुकूमत ने PDM 1 से ही, ठीक है, इंपोर्ट्स कम करनी शुरू कर। हाँ, वो तो उन्होंने बिल्कुल ही LCs खोल ही नहीं रही थी जी। अब वैसे वो कह रहे हैं हम खोल रहे हैं। IMF ने फिर IMF के प्रेशर में, मगर पूरी तरह नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट भी हो जाता है तो कस्टम वाले ही, ठीक है, मर्दी के लोगों को। अब जब आपकी इंपोर्ट
जो है उसका बिल मिनिमम हो जाएगा, तेल का गैस का ही होगा ना। हाँ, बड़ा बड़ा बिल तो वही है। तो आपका और एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई है, स्पेशली टेक्सटाइल की और कुछ चीज़ों की। आईटी की थी, पता नहीं इस क्राइसिस में आईटी के साथ भी कह तो रहे हैं कि हम आईटी बढ़ा रहे हैं, मगर सर इंटरनेट ही बंद कर देंगे आप, स्लो कर देंगे तो आईटी कैसे चलेगी। हाँ, तो बट एट द सेम टाइम इनकी वजह से, और दूसरी तरफ आपको जो सऊदी अरब और यूएई और रेमिटेंसेस आती हैं और पाकिस्तानी जो वहाँ हैं, तो उसकी वजह से ये हो गया होगा कि, मगर ये अप एंड डाउन होना है। अच्छा, जैसे आपका गर्मियाँ आएंगी, जैसे आपने बिजली तेल से बनानी है, गैस ज्यादा करेंगे तो फिर हाँ जी, ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, फिर इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा बहुत। जी जी, करंट अकाउंट डेफिसिट में चले जाएंगे, क्योंकि आपने डिवर्सिफाई तो की नहीं हुई एक्सपोर्ट। हाँ, इन दी कॉन्टेक्स्ट जब तक आप डिवर्सिफाई नहीं करेंगे, ये तो आईएमएफ की अपनी रिपोर्ट है कि बिजली बनाने वाले और टेक्सटाइल बनाने वालों और बैंकों को सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने बाकी इंडस्ट्री का सत्यानाश कर दिया। ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये एंटी कार्टेलाइजेशन लॉ तो आपके मौजूद है, मिसाल के तौर पर अथॉरिटी भी है। नहीं, अथॉरिटी भी है। एक आदमी अगर 10 मिलियन की बजाय 50 मिलियन लगा लेता है तो वो कार्टेल नहीं बन जाएगा? बताते खुद होना तो चाहिए कार्टेल, बट सर मैंने आपसे कहा कि वो अथॉरिटी भी काम नहीं कर रही। मुझे याद है इस वक्त एसईसी भी कर रही है ये काम, ये इख्तियार एसईसी भी के पास है। पहले तो था ना वो कॉर्पोरेट, जी जी, वो सिक्योरिटी कमिशन भी होगी, सिक्योरिटी कमीशन, वो अथॉरिटी भी तो है ना, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मगर एनवायरनमेंट पे जस्टिस कयूम, जिनको को मैं बहुत शानदार जस्टिस नहीं मानता, है तो आपके अजीजों में नहीं थे कोई बरादरी। चले खैर, वो इज्जतदारी की बात नहीं है। उन्होंने सारी 21 इंडस्ट्रीज पंजाब की बंद कर दी थी कि वो कंबाइन नहीं कर रहे थे, तो चीखें निकल गई थी गवर्नमेंट की भी, और फिर बड़ी जल्दी सारी खुल गई थी, और उसके बाद किसी की जरूरत नहीं हुई कि किसी मिल को रोक ले, किसी को कर ले। सो हमारी थ्योरी में बड़े इंटरेस्टिंग इश्यूज आते हैं कि एक मिल है, वो टैक्स नहीं दे रही, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, मगर लाइफ सेविंग ड्रग्स पैदा कर रही है, 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, तो गवर्नमेंट अब फैसला करेगी कि इसको बंद करना है या इसको चलाए रखना है कहीं ना कहीं। तो वो अमूमन फैसला उस सरमायाकार के हाथ में ही हो जाता है। इन दी कॉन्टेक्स्ट देखें, अब ये जो इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, ये ज्यादा कम कर लेने चाहिए थे। कहते हैं स्पेस मौजूद है, लेकिन मैं डर के कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वजह क्या है? जी, वो आईएमएफ से ही डरते हैं। अच्छा, वजह एक दूसरी भी है। कहते हैं 3-4 पॉइंट्स की मजीद इसमें है। मैं बताता हूँ ना कि असल में तो रियल इंटरेस्ट रेट होते हैं ना। ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट है कि इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन। ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन। हाँ, 13% पे अगर इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और 9% पे आपकी इन्फ्लेशन ये कहते हैं कोर इन्फ्लेशन 9 है, वो मैं नाम उसका कोर दे दिया। अब उसको कोर कह रहे हैं। 9 ये मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा असल तो वही है। 9% अगर है तो फिर रियल इंटरेस्ट रेट 1.4 पे, सॉरी 1.4 पे होंगे। ठीक है, और अगर 4.4.5 पे है जो ये कह रहे हैं, ठीक है, तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो 2.8 पे होगा। ठीक है, ±1 होगा, मैंने उस तरह कैलकुलेट नहीं किया। तो जबकि इस वक्त 13% है। ये स्पेस है ना। ठीक है, ये स्पेस है। अच्छा, इस स्पेस में वो कुछ और कम बेनिफिट ड्रॉ कर रहे हैं, और होना चाहिए ना। लेकिन बेनिफिट किसको जा रहा है फिर इस स्पेस में? देखें, नहीं, आप बैंक्स कोई बेनिफिशियरी है? बैंक्स ही है बेनिफिशियरी। मेरा हाल बैंक्स ही लग रहा है। दो बेनिफिशरीज है ना। एक फॉरेन इन्वेस्टर है जो इस स्टॉक मार्केट में पैसे लगा। ठीक है, ठीक है, वो 5% पे अमेरिका से लेता है, और यहाँ 13-14 पे लगा दे तो 10% तो उसको वैसे ही मिल गया। हाँ बिल्कुल, एक वो और दूसरे बैंक से। ठीक है, मगर जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो जॉब क्रिएशन है, वो तो उन्होंने तो अपना सारा साल का देख के इन्वेस्ट कर लिया होगा। आप साल के दरमियान तो महंगा क्रेडिट लिया ना जी, साल के दरमियान जब आप ये करेंगे तो अभी तो उनका पिछला चल रहा है ना, पिछला चल रहा है जनवरी में। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाना जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत।
जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब, और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्क्लोजर सामने आ रहे हैं। इकोनॉमी को तो लोग जो नहीं समझते थे, आज वो चीजें भी समझ आनी शुरू हुई हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे, इसका आप कंपैरिजन भी चाह रहे थे ना कि मिल जाए बाहर के मुल्कों से। जो दुनिया की 20 जी इकोनॉमीज हैं, हम ठीक है, जिन्हें हम G20 कहते हैं। हाँ जी, ठीक है। आज तो वैसे सुना शहबाज शरीफ साहब D8 में भी शिरकत के लिए चलेंगे। डेवलपमेंट 8 मुझे देखना पड़ेगा कि वो कौन सी हैं। तो हम 8वें नंबर पे हैं या पहले नंबर पे हैं? हम मेरा ख्याल उसके सेक्रेटरी जनरल होंगे हम। अच्छा, ये असल तो ग्रुप ऑफ 72 था। हाँ, अच्छा जी, ये वो अब D8 ये उसी के अंदर से कोई 8 निकाल दिए होंगे ना। ठीक है। अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है वो तो 3-4 नहीं है, अब 5 है। अब 5 है शायद। पिछले साल उन्होंने बढ़ाया है 5% है। ठीक है। दूसरी इकोनॉमी जो है वो नेशनली चाइना है। चाइना के ऊपर भी इतना ही है। ठीक है। 5। फिर आती है EU, यूरोपियन यूनियन। इनका जो है वो शायद वो भी बढ़ा के 5% पे लेके आए हैं। यूके का भी इतना ही है, 4-5। ठीक है। इंडिया का 6% है। अच्छा। ब्राजील का 8% है। अच्छा। सिर्फ 20वीं जो इकोनॉमी है अर्जेंटीना की, उसका 21% है। अच्छा। हमारा 22% था। ठीक। और सबसे बुरे हालात में अर्जेंटीना की ही। अर्जेंटीना में तो IMF को इंटरवीन करना पड़ा। जी, बहुत बुरे हालात थे वहाँ। हमारे जितने ही हैं उनके हालात, हालांकि वो 20वीं इकोनॉमी है। अब आपने जब 22 रखा हुआ था तो मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, जापान की -1 था, अब आके फिर 0 आया, अब आके +1 है। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जी। जब फिर सवाल पैदा होते हैं ना कि उनके इकोनॉमिस्ट और फाइनेंसिस्ट जाहिल हैं या हमारे जाहिल हैं? नहीं, हमारे तो बड़े आलम हैं। बात यही कह रहा हूँ ना कि दुनिया 5 से ज्यादा रख नहीं रही, 6 पे। आपका यानी सवाल यही है कि क्या हम इस दुनिया से बाहर हैं, कि इस दुनिया और हम 22 और बड़ी मुश्किल से रो के हम हर कुछ महीने बाद 13 पे लेके थोड़ा सा चोगा मुंह में डाल देते हैं। 1-2 और लाएंगे, 12 एक बार। मुझे एक साहब बता रहे थे कि 5 पॉइंट्स की अब भी स्पेस है सर। बात यह है कि इस इंटरेस्ट रेट पे अगर आपकी ग्रोथ आएगी, अभी इस वक्त ग्रोथ आपकी कोशिश थी कि 3% पे आ जाए, इन्होंने प्रोजेक्ट तो किया है 2.5% पे है। ये IMF ने एक्सेप्ट किया कि 2.5 है। 1.5 टू, लेकिन ये तो फोरकास्ट कर रहे हैं कि 3 पॉइंट कुछ। सर इस इंटरेस्ट रेट पे 13% पे इंटरेस्ट रेट पे कुछ 5-10 साल लगेंगे ग्रोथ रेट को 3 पे आते हुए। हाँ, जाहिर है उसका एक इफेक्ट एक दिन में तो नहीं आता। 8% पे आप इंटरेस्ट रेट लाएंगे तो आपकी इकोनॉमी जो है बूस्ट पे। अब मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर साहब, अगर आप बताएं ये फॉर्मूला क्या है? अगर इकोनॉमी बूस्ट होती है, स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, ये होगा, तो फिर इन्फ्लेशन ही बढ़ेगी। अच्छा, बट तो फिर क्या फॉर्मूला? देखें, बात यह है कि अगर फॉर्मूला बढ़ेगा, लेकिन वो इन्फ्लेशन फिर शायद हमें तंग नहीं करती, क्योंकि लोगों के पास खुशहाली आ चुकी होती है ना, बाइंग पावर आपकी परचेजिंग पावर बढ़, और फिर दूसरी तरफ चीजें ज्यादा पैदा होती हैं तो फिर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। हाँ, चीजें ज्यादा हो जाएंगी। हाँ जी सर, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी, डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन यानी वो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। हाँ जी। यहां इन्फ्लेशन तो इन्होंने जो कंट्रोल की है वो डिमांड पुल है, वो मनी इन्फ्लेशन है। ठीक है। हाँ जी। जो कंट्रोल करने वाली है, जहां ये कर रहे हैं, वो तो कॉस्ट पुश है। जो हर चीज की एनर्जी कॉस्ट प्लान, जिसकी वजह से हर चीज बढ़ रही है, उसको तो कंट्रोल कर। अब ये एनर्जी कॉस्ट का भी जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ जिक्र हो रहा है आज, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या है। आज का है कि 6% ये गैस बढ़ेगी। हाँ, और साथ कहते हैं जी एनर्जी इन्फ्लेशन हमारी नीचे आ रही है। कैसे नीचे आएगी? ये तो दोनों चीजें इनकम्पैटिबल हैं कि सर्दियां आ गई हैं तो लोगों ने एसी बंद। हाँ, वो तो असल में कंजम्पशन कम हो गई है। ये इन्फ्लेशन का लफ्ज कह रहे हैं, हुआ इन्फ्लेशन कम है, कंजम्पशन कम हुई है, इन्फ्लेशन तो नहीं कम हुई ना। तो ये डॉक्टर साहब, इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन और दूसरी मुख्तलिफ डेफिनेशन है ना। फूड इन्फ्लेशन हो गई। इन्होंने जो डेफिनेशन ली है वो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। उसमें 3000 अर्बन प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है।
मगर मजे की बात यह है कि वो कई साल बाद उसमें चेंज आती है वो अर्बन प्रोडक्ट्स में। अब जब मोबाइल का मॉडल बदल जाए तो पिछला वाला सस्ता हो जाता है। आपने तो पिछले वाले को ही अपने उसमें उसी में असेसमेंट में लाया। हाँ, नए वाले को तो लाया ही नहीं है। नए वाले को तो हालांकि वो तो 4 गुना बढ़ गई कीमतें जी। हाँ जी। तो इसी तरह कारों का है, इसी तरह और हाउसिंग का है एंड सच फोर्थ। दूसरा जो इंडेक्स है जो इकोनॉमिक सर्वे में तो लिखा हुआ है, आम आदमी को पता ही नहीं लगता। वो डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं। वो है जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा। जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो एक बेस ईयर पे प्राइसेस रख के आगे देखता है कि ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई। असल में प्रैग्मेटिक तो फिर वो जी, फिर वो है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। ये तो 3000 अर्बन कंज्यूमर गुड्स को देखता है ना। फिर इस गवर्नमेंट ने तो एक और काम भी किया कि अनाज की प्राइस रखी, बम्पर क्रॉप हुआ। हाँ जी। और फिर पंजाब ने खरीदी नहीं, वो तो खरीदी नहीं, वो तो डंप तो फिर यही हुआ ना कि किसान को और आड़ती को सस्ते भाव बेचनी पड़ी। हाँ जी। तो प्राइसेस तो नीचे आ गई ना। अच्छा, उसको ये कह रहे हैं इन्फ्लेशन कम, फूड इन्फ्लेशन तो कम हो गई ना। क्या आटे की प्राइस नीचे आनी थी जब किसान का सत्यानाश हो गया। हाँ, वो तो बेड़ा वो अगली दफा पैदा ही नहीं करेगा वो। तो आप टैक्सेस तो देखें ना, एंटी पीपल है। नहीं, इसमें somebody is benefiting out of it। वो कौन लोग हैं? मिडलमैन, ओलिगार्क्स, ये सारा एक नेटवर्क है, नेक्सस है पूरा। रिश्वत लेने वाले, पिल्फरेज लेने वाले, टैक्स इकट्ठा करने वाले जो हुकूमत में हैं, और जिस तरह पंजाब असेंबली में दोनों साइड पे अपने तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो बेनिफिशियरी नहीं है तो और क्या है? अदरवाइज तो कोई इस तरह के काम हो ही ना। सर, दूसरा कोई मुल्क होता तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता। आप देखें साउथ कोरिया के सदर ने मार्शल आधे दिन के लिए लगाया, इम्पीच कर दिया अगलों ने, उठा के बाहर भाग और अब अंदर कर रहे हैं। और ये पहला वाला नहीं है, ये कोई तीसरे प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के जिसको अंदर किया उन्होंने करप्शन के ऊपर। सही बात है। एक औरत भी थी जब वो फेरी डूबी थी, अगर आपको याद हो। हाँ जी। तो मजे की बात यह कि हमारे ये हो सकता है, उसको तो वो फेरी डूबी थी तो उसको रिजाइन करना पड़ा था। अगलों ने कहा प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेगा, वो बच्चे मर गए उसमें। हालांकि तो डॉक्टर साहब, ये अब जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने की क्या, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन तो तब ही होगी ना जब वो कार्टल्स भी कम हो तो और लोग भी आए वैल्यू एडिशन में, कोई कारोबार। बात ये है कि उसके लिए अब क्या फॉर्मूला पहले तो एक विजन देनी पड़ेगी ना। वो विजन ये है कि अमेरिका और चीन और यूरोप, तीन जो बड़े जो हमारे रोल मॉडल कह सकते हैं, दुनिया जिनकी तरफ देखती है, हाँ, ये अब क्या चीज नहीं बनाते और इंपोर्ट करते हैं। हाँ, जो नहीं बनाते और ये वो अब वो नहीं बनाते। आपका मतलब कि हम उस मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएं, उस मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएं जो वो अब इंपोर्ट करते हैं। और हम अभी कॉटन बेस्ड चीजों से निकले नहीं हैं। हाँ, बल्कि हमारे पास तो एक बड़ा खूबसूरत एक्सपोर्ट थी कारपेट की। आपका जी आर्टिफैक्ट्स वगैरह, छोटे आम हैंडीक्राफ्ट जी, मगर इन्होंने उसकी डेफिनेशन कॉटेज इंडस्ट्री रखी हुई है। हाँ जी, कॉटेज, अभी इसको कॉटेज में कैटेगराइज करते हैं। तो अगर उसकी कैटेगराइजेशन जो है एक ऑर्गेनाइज कर ले। नहीं सर, ऑर्गेनाइज होगी पीस ऑफ आर्ट। पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। तो फिर वो ऑक्शन में मिलियंस की बिकेगी। ठीक है। फिर वो स्केर्स हो जाएगी ना। जी जी। अगले ये करते हैं, उनको पता है कौन से बलूचिस्तान के गांव में कौन सा मास्टर क्राफ्टमैन है जिसने ये बनाई है और ये उसका सिग्नेचर है, और वो मिलियन की बेचता है। हाँ, बेचते हैं। आप 20,000 बाज का लोग रशिया से या इधर उधर से लेके आते हैं, ईरान से, कहते हैं जी वहां का $20,000 में बड़े खुश हैं। हाँ, वो उसी को कारपेट को $3 मिलियन में बेच लेता है। और डॉक्टर साहब आइटम वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। एक साहब मुझे बता रहे थे कि किन्नू पाकिस्तान का वन ऑफ द नंबर 1 जो टॉप प्रोड्यूसर्स में, इसकी 9 बाई प्रोडक्ट्स हैं। सर, हम लोगों को पता ही नहीं इसके इतने बाई प्रोडक्ट्स हैं। मैंने आज ही देखा है इंटरनेट पे कि चीन के गांव में वो बड़े बड़े थालों में दूध को उबालते हैं
अच्छा। और ऊपर जो वो आती है मलाई सी पतली सी, उसको उठा के कपड़े की तरह सुखाते हैं और वो हजारों में बिकता है। वो एक किस्म का खोया बन जाता है ना। ठीक है। तो वही दूध जो सस्ता बिकता है और उसकी वैल्यू एडिशन होगी, वैल्यू एडिशन करके उसमें कई प्रोडक्ट्स निकला है। ये जो भुट्टे का वो हम फेंक देते हैं चने खा के, उसका वो सिलिकॉन बनाते हैं। अच्छा, उसी का सिलिकॉन बनाते हैं। अच्छा। तो वैल्यू एडिशन करने की कोई यहाँ भी तो होती है ना, कोई इंसेंटिव होता है कोई। नहीं डॉक्टर साहब, फिर इसमें तो ये लगता है कि हमारे यहाँ वोकेशनल स्किल्स या ट्रेनिंग का हर चीज बहुत ज्यादा फुकदान है। देखें, हमारा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आया है, एजुकेशन और स्किल्स का फुकदान तो नजर ही आया है कि हमारे जो पॉलिसी इन्फोर्सर्स हैं, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, दे आर लेजी पीपल। हाँ, वो पढ़े लिखे हैं या इंटरेस्टेड नहीं है। तो सर इंसेंटिव मिलेगा तो इंसेंटिव होंगे ना, वो रिश्वत में इंसेंटिव ऊपर वालों को खुश करने के इंसेंटिव मिल जाता है। उनका काम है ना कि अपने अपने इलाके में इस चीजों को फरोग दें जो उनकी पढ़ाई में उनको पता है, किसान को नहीं पता, या लोकल के जी ये भी हो सकता है, ये भी हो, ये तो उनका काम है ना। डिप्टी कमिश्नर या वो सारे ये इसलिए बिठाए सिर्फ इसलिए तो नहीं कि टैक्स इकट्ठा करना है। नहीं बिल्कुल, इनोवेशन इकोनॉमी थोड़ा सा, बिल्कुल अपने इलाके की इकोनॉमी को डिवर्सिफाई करना का इंसेंटिव देना उसका काम है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। मगर जो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलेगा, जो अपनी मुझे डॉक्टर साहब इस तरह का एक बड़ा पैशनेट और कमिटेड एक डिप्टी कमिश्नर मिला, यंग आदमी था। उसने कहा सर मैंने बड़ी डाइवर्सिफिकेशन पे काम किया लेकिन मुझे ऊपर से कोई शाबाशी नहीं मिली आज तक। नहीं मिलेगी ना। वो कहता है मैंने कोरिया के देखे डिमांड्स क्या है हमारी लेबर की, हमारे आइटम्स की, मैंने फिर लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया, लेकिन कहता है सर मैं अपने तौर पे करता रह गया। यही होगा। तो वो कहता है कि आई वॉज द ऑड मैन आउट, यानी कि अगर पंजाब के 36 डीसीओ में शायद मैं अकेला, उसको आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगा दें। हाँ, यहाँ तो डॉक्टर को क्या इंडस्ट्री का सेक्रेटरी लगाया होता है, हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो कोई प्रोफेसर होता है अपनी जिंदगी में। पॉइंट ये है कि रॉन्ग मैन फॉर द रॉन्ग जॉब लगाते हैं ना जानबूझ के। वो तो सिकोफेंसी की लॉयल्टी फैक्टर जरा नहीं चलता ना। फिर अगलों ने सारी दुनिया ने ये मॉडल जो है, मैं बार बार आपको कई प्रोग्राम में कह चुका, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडल है कि रेवेन्यू इकट्ठा करो और उसको खा लो। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा हाल तो रेवेन्यू का भी एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ गया सर। जब लोगों के पैसे से आप क्या कोड़े मार के तो नहीं लेंगे रेवेन्यू, या क्या करेंगे? या तो जहां पे वेस्टेज लीकेज बंदे का तो पहले काटते रहते हैं ना। हाँ, 3 किस्म के होल्डिंग टैक्स तो बेचारा वो उसी दे देता ना अपने, डिडक्शन एट सोर्स ही हो गई ना। मेरा बैंक जहां मेरी सैलरी आती है वो मेरा विद होल्डिंग टैक्स एज नॉन फाइलर काट रहा है, हालांकि मैं फाइलर हूं। हाँ, वो तो बड़ी दफा कहा है कि जनाब, हाँ नहीं वो तो खैर, हाँ। दूसरा मेरा इनकम टैक्स बड़ा हाई ब्रैकेट में कटता है। तीसरा मेरा सेल्स टैक्स है। अब वहां भी मुझे किसी ने कहा कि अगर जाके पैकेटेड प्रोडक्ट लें तो सेल टैक्स लगेगा, और अगर वो खुला ले लें मेट्रो मैक्रो से तो कोई सेल टैक्स नहीं है। अच्छा, खुले में नहीं है? मुझे किसी ने ये कहा है, पता नहीं मुझे लेकिन सेल्स टैक्स तो वो इनवॉइस पे ही ऐड कर लेते हैं ना शायद। जी मगर कई जगह रिबेट भी है ना। वो अच्छा, तो इनवॉइस में तो आपको वैसे बताते हैं ना कि इतना आ गया। ठीक है, मगर हर चीज का डिफरेंट सेल्स टैक्स है ना। ठीक है, इन दी कॉन्टेक्ट है, कुछ तो जनरल है ना 18%। हाँ, मगर कईयों पे मैंने अक्सर सुना कि कुछ मुल्कों में शायद यूके में बहुत ज्यादा है वैल्यू एडिशन टैक्स 50% है। हाँ, बहुत ज्यादा है। नहीं, ये तो आप इनकम टैक्स कह रहे हैं। इनकम टैक्स 50% है और वैल्यू टैक्स 17-18 से ऊपर नहीं है किसी को। हाँ, किसी यूरोपियन अमेरिका का जो है 21 है या 17 है, वहाँ 20% होगा। बट बात ये है, 2 बातें इसमें कि वो जो उस पैसे से आपको मरातने देते हैं, हाँ, जो आपको सिक्योरिटी है, आपको सोशल सिक्योरिटी। देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है इलेक्शन कैंपेन में। उसने कहा कि वो गे मैरिजेस और ये चेंज ऑफ सेक्स के खिलाफ है ना। उसने कहा जिस स्कूल में ये कहा जाएगा बच्चों को कि ये हो सकता है, मैं सरकारी पैसे बंद कर दूंगा।
सो इन अदर वर्ड्स के अमेरिका में LGBT से सरकारी पैसे से स्कूल चलते हैं ना। हाँ, प्राइवेट स्कूल भी सरकारी पैसे से चलते हैं। जी बिल्कुल। तो ये टैक्स का पैसा ही है ना। है तो टैक्स का पैसा। मेरा एक रिश्तेदार है, उसके 2 बच्चे, एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक उसमें पढ़ता है अमेरिका में। हाँ जी, अच्छा, न्यूयॉर्क में प्राइवेट स्कूल में। मैंने कहा फर्क क्या, उन्होंने कहा पढ़ाई एक ही है। सरकारी स्कूल के बच्चे का मेरा टैक्स ज्यादा है, फीस कम है, और प्राइवेट स्कूल की टैक्स कम है, फीस ज्यादा है। अच्छा, वो इस तरह कंप्यूटराइज करते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो बड़ी वाइज पॉलिसी है। तो लेकिन हमारे यहाँ तो मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं, हमारे यहाँ तो विजडम है ही नहीं। फिर मॉडल तो वही है ना जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। ठीक है, अमेरिका का। इसका मतलब है आपके बकौल का, आपने जो मेरी रहनुमाई की है कि कैपिटलिज्म हो तो भले कि सोशलिज्म हो, जब तक इसमें कोई विजडम का या ह्यूमन इंटरेस्ट, जी, ह्यूमनिज्म नहीं होगी तो फिर तो आप कुछ भी, या तो फिर आप ओलिगार्की को सपोर्ट करेंगे। हाँ, नहीं, हाँ, ये जिसको डेंसोपिन कहता था, व्हाट एवर वर्क्स, द कैट इज ब्लैक और व्हाइट, हाँ, व्हाट एवर वर्क्स। तो अगर नहीं तो सारा मेरा ख्याल है अगर ह्यूमन, चीन को तब्दीली कर दिया सर, चीन को उठाया मौजतुंग और उसके दोस्तों ने, और एक सतह के बाद जो चेंज लाया वो डेंसोपिन था, और अब दुनिया से जो टक्कर ले रहा है वो ये शी जिनपिंग है। हाँ जी, बिल्कुल। तो तीनों की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इन दी कॉन्टेक्स्ट हमारी बता दें कंट्रीब्यूशन इनकी अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने जो अपोजिशन को स्पेस ही ना देना चाहते हो उन, उसका मतलब वो डरते हैं ना अपोजिशन। इसका मतलब कि वो तो जब निजाम डेमोक्रेसी जो है वो तो मुशावरत पर चलती है ना जी, एक दूसरे के टॉलरेंस से। तो जब आप व्हेन यू गैग समवंस, उसको सारा गैगिंग कर देंगे, फिर वो कहते हैं कि जी वो जब आप चीज को दबाएंगे तो कहीं से तो निकलेगी। फिर वो डिसोबीडियंस करते हैं तो आप कहते हैं ये टेररिस्ट हैं। अपनी टेररिज्म नहीं देख रहे इन दी कॉन्टेक्स्ट के, उनका हक तो दो ना। चलो आप हुकूमत कर रहे हैं, मगर वो जो औरतें और सबकी सीटें आपने बंद की हुई हैं, अपने आप भी नहीं ले रहे क्योंकि उनकी हैं। आगे असि लागे कुत्ते आगे ना बह जाए। अच्छा सर, बात यह है कि हमारे जैसे मुल्क, आप देख रहे, सीरिया का हाल देख लिया ना, दबा के आप वो जिसको टेररिस्ट कहते थे वो आ गए हैं। जी जी। और आज शायद मुझे कहीं कोई बता रहा था कि टर्की ने इधर से हमला किया है। जी जी। मेरा ख्याल टर्की और इजराइल बांटना चाहते हैं उस मुल्क को। वो तो फ्रेगमेंटेशन हो गई जी मुकम्मल, उसकी वो बचे ही कुछ नहीं। सर तीन मुल्क थे। ठीक, मैं तो 5 कहता हूँ, 3 थे। इराक सदाम का, हाँ, लीबिया का कदाफी, और ये शाम जो हाफिजुल असद थे ना पहले थे। हाँ, ये नेशनलिस्ट लीडर थे, और हाफिजुल असद भी बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर थे, नेशनलिस्ट डिक्टेटर्स। हाँ, पढ़े लिखा मुल्क। आपका मतलब थे वो डिक्टेटर लेकिन थे नेशनलिस्ट। सर पढ़ा लिखा, ये हकीकत, ये तीनों अरब मुल्क पढ़े लिखे हो गए। हाँ, ये और बादशाह जो थे अरब के वो इन्हीं से डरते थे। हाँ, अब तीनों का सत्यानाश करा दिया है ना। और वो मेरा ख्याल ये सब मिली भगत से हुआ। सर मैं अमेरिका को कह के जान छुड़ाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़े शरीफ आदमी थे। हाँ, ये डिक्टेटर थे, अनडेमोक्रेटिक थे, लोगों को मारा पीटा, बहुत काम किया। बट जो स्टैंडर्ड अरब मुल्कों में इन 3 मुल्कों का था। नहीं, आपका कहने का मकसद कि जो अब लीडरशिप उसका क्राइसिस आने लगा आ गया आ गया तो आप कहाँ खड़े हैं? तालिबान ही आए हैं ना। हाँ बिल्कुल वही चीज। अलकायदा का आउटफिट है। उससे पहले एक और बड़ा शानदार मुल्क था अल्जीरिया। हाँ, वहां ये तालिबानाइजेशन वहां से शुरू हुई। हाँ, जिसे हम अल्जीरिया कहते हैं। अल्जीरिया, जी जी। ये अल्जीरिया बहुत एडवांस मुल्क था वैसे। खत्म कर दिए हैं, बूमदीन का दौर था जब, बूमदीन का दौर। टूनिस, उसको अरब स्प्रिंग कह के खत्म कर दिया। सोएब जहां बादशाह बैठे हैं या ईरान जहां मुल्ला बैठे हैं, बिग ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी है ये। सर मैंने कल अपने स्टूडेंट्स को सारे 33 मुसलमान मुल्कों के नाम दे के बारी बारी गिना। हमारे अलावा कोई रह नहीं गया, और हम खुद ही अपना जिसको कहते हैं अपना मांस खा रहे हैं। लेकिन हम भी तो वो मेरे नीरो बने हुए हैं, बांसुरी बजाए जा रहे हैं। ये वो मछली है पाकिस्तान के हुक्मरान जो अपनी ही दुम खा रहे हैं, अपने आप को ही खा रहे हैं, और बिलहर इसी तरह फिर उनके साथ हमें भी डुबा देंगे।
सो इट्स टाइम टू बी वॉचफुल। सोचना पड़ेगा, वाहिद मुल्क रह गया है इन सारे मुल्कों में, वो भी क्योंकि यहाँ नाम नहाद डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी या कुछ उसका हाल तो इन्होंने बिगाड़ जरा थोड़ी बहुत हमारी पॉपुलेस भी एम्पावर्ड है जरा, मगर बिगाड़ दिया ना। तो इसका रिजल्ट जो वेस्ट को नजर आना चाहिए वो तर्बनाइजेशन है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने बड़ा टाइम निकाला डॉक्टर कैसर असलम साहब के साथ हमारी बातचीत बड़ी माशाल्लाह बड़े उम्दा पैराए में हुई, जिसमें हमने पूरे जो अंडर करंट्स हैं या इकोनॉमिक जो हमारी डेस्टिनेशन है वो क्या है, किस तरह हासिल करना है। और यहाँ पे एक अफसोसनाक सूरत हाल तो वही है कि ओलिगार्की जो है वो डोमिनेट कर रही है, और लोग पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे पॉलिसी साथ बन सकते हैं, लेकिन पॉलिसियाँ क्यों नहीं अच्छी बन रही उसका भी हमने आज आपको रीज़न बताया। तो वी मस्ट बी वॉचफुल एंड अलर्ट अबाउट द टाइम्स टू कम। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।